हाँ, तो आज का विषय है हिंदी व्याकरण के क्रिया, काल, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, वाच्य, अव्यय संबंध बोधक आदि विषयों पर हम चर्चा करेंगे। पहले उठाते हैं क्रिया किसे कहते हैं। हिंदी प्रेमियों, वे शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, जानकारी देते हैं, ज्ञान कराते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे रामू खाता है तो उसमें खाता है क्रिया है। सीता पत्र लिखती है तो लिखना क्रिया है। क्लियर? तो लिखना, पढ़ना, सोना ये सब क्रिया है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया, अर्थात ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे अभी मैंने बोला था मीरा पत्र लिखती है, अब खाली लिख दो मीरा लिखती है, क्या लिखती है? तो मुख्य इसमें कर्म की आवश्यकता है, इसलिए सकर्मक क्रिया। और होता अकर्मक क्रिया, जैसे चिड़ियाँ उड़ती हैं तो उड़ना जो है वो अकर्मक क्रिया है। अब हम बात करते हैं काल किसे कहते हैं। काल तो क्रिया के करने या होने के समय की जानकारी देने वाला शब्द ही काल कहलाता है। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल तथा हेतुमत। वर्तमान काल, इसके 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण सामान्य वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुवत। अब हम बात करते हैं अव्यय या क्रिया विशेषण। तो अव्यय क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे रामू धीरे धीरे चलता है तो इसमें चलना की विशेषता बताई जा रही धीरे धीरे। रामू के दादा खर्राटे मारकर सोते हैं तो इसमें सोने की क्रिया की विशेषता बताई जा रही। ठीक है, तो जो ये क्रिया विशेषण उदाहरण है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, प्रमाणवाचक तथा रीतवाचक। कालवाचक, वह कल बाजार जाएगा तो कल। स्थानवाचक, वह छत के ऊपर सो रहा है तो स्थानवाचक। प्रमाणवाचक, वह 3 दिन से झूठ बोल रहा है। चौथा रीतवाचक है ना, चिड़ियाँ मधुर गीत गाती। ठीक है, लड़कियों को लजाना चाहिए, तो ये रीतवाचक। अब हम बात करते हैं अव्यय या समुच्चय बोधक। तो अव्यय या समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? तो 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे रामू और सीता पत्र लिखते हैं, रामू ने गीत गाया और उसकी बहन ने नृत्य किया, तो ये सब समुच्चय बोधक हैं, जिसमें और, तथा, क्योंकि, ये सब समुच्चय बोधक के 3 भेद, संयोजक, विभाजक और विकल्प सूचक। अब हम बात करते हैं वाक्य। तो वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक समूहों के जिस समूह से कोई नए अर्थ प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। अर्थात सार्थक समूहों का वह समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकले, वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 भेद, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। जो कहने वाला है वह उद्देश्य है और जो कुछ कहता है वो विधेय। जिसको अंग्रेजी में आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। रामू गीत गाता है तो रामू सब्जेक्ट है और गीत गाता है वो जो है वो विधेय, उद्देश्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, जैसे रामू पत्र लिखता है। निषेधवाचक, रामू पत्र नहीं लिखता है। प्रश्नवाचक, रामू ने क्या लिखा। संकेतवाचक, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। संदेहवाचक, शायद आज बारिश हो। इच्छावाचक, मेरी दुआ है कि तुम 100 साल तक जियो।
भगवान करे तुम पास हो जाओ। आज्ञावाचक, बाजार जाओ, खड़े हो जाओ, पत्र लिखो, ये। और विस्मयबोधक, वाह क्या बात है, हैं, अरे वह मैच जीत गया। तो ये सब आपके किस आधार पर हैं? अर्थ के आधार पर ये 8 वेद हैं। रचना के आधार पर अगर हम बात कर लें तो रचना के आधार पर वाक्य 3 वेद होते हैं। सरल वाक्य, जैसे मीरा ने गीत गाया। संयुक्त वाक्य, मीरा ने गीत गाया और सोहन ने पत्र लिखा। और मिश्र वाक्य, जहाँ एक उपवाक्य होता है, एक मुख्य गौड़ वाक्य होता है। जैसे रामू बाजार नहीं गया क्योंकि उसके पैर में चोट थी। क्लियर? अब हम बात करते हैं वाच्य किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि वह कर्ता कारक है, कर्म कारक है अथवा भाववाचक है, तो उसको हम वाच्य कहते हैं। जैसे रामू ने पत्र लिखा, तो ये हो गया हमारा कर्ता कारक। और पत्र रामू के द्वारा लिखा गया, कर्मवाचक हो गया। और भाव है ना, उससे सोया नहीं जाता, दादी से पढ़ा नहीं जाता, मेरे बाबा से बैठा नहीं जाता, तो ये भाववाचक के उदाहरण है। अब हम बात करते हैं वाच्य। 3 प्रकार के हो गए, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और ये भाववाच्य। अब हम बात कर रहे हैं अव्यय किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ मिलकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है, उसे संबंध बोधक कहते हैं। विस्मय बोधक क्या होता है? हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। विस्मय बोधक जैसे अरे, उफ, क्या गंदगी है, तो उफ, ठीक है। तो ये सब और इसके पीछे विस्मय बोधक चिन्ह लगाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो भाषा को लिखते समय रुकने वाले स्थानों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। क्लियर? जब भाषा को हम लिखते हैं तो हमें कहाँ पर रुकना है, कितना रुकना है, इन स्थानों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह होता है, पहला होता है अल्प विराम, फिर अर्ध विराम, उप विराम, पूर्ण विराम, विस्मय बोधक विराम, प्रश्न सूचक, कोष्ठक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्वर्ण चिन्ह, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह और योजक चिन्ह। तो इस प्रकार हिंदी प्रेमियों, आज हमने हिंदी व्याकरण के उन अध्यायों को लिया जो रह गए थे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।